विलेयता किसे कहते हैं? तो निश्चित ताप पर क्या होता है, किसी अवयव की अधिकतम मात्रा जो घुल जाती है, वो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है ना? और इसमें विलेयता के हमने 3 पार्ट बताए थे आपको, कौन-कौन से हो सकते हैं। ठोसों को जब हम द्रव्य में विलीन करते हैं, वो क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रवों में विलेयता, है ना? गैस की द्रवों में विलेयता और द्रवों की द्रवों में विलेयता। ठीक है? 3 पार्ट हैं। तो पहले है ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ये डेफिनिशन सेम है कि निश्चित ताप पर हम क्या करते हैं, किसी ठोस को लेते हैं। कोई ठोस अवयव हमारे पास है और उसकी अधिकतम मात्रा जितनी क्या होगी, जो निश्चित विलायक में घुल जाती है। जैसे माना सपोज हम क्या करते हैं, 1 लीटर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और उस 1 लीटर पानी में हम क्या करते हैं, कितनी जितनी नमक की मात्रा घुल जाएगी, अधिकतम मात्रा जितनी घुल जाएगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और चीनी मान लीजिए 10 ग्राम नमक घुलता है, उसके ऊपर नहीं घुलता है। 10 ग्राम हमने नमक घोला, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। लेकिन यदि हम देखें तो चीनी क्या हो सकती है, हो सकता है 20 ग्राम घुल जाए, है ना? तो चीनी की विलेयता क्या होगी, 20 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। तो ये विलेयता है, अलग-अलग हो सकती है। ताप क्या, मान लीजिए ताप हमने निश्चित ताप का रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस का रखा है ना? तो उसमें क्या होगा, यदि हम 10 ग्राम घुल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी 10 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। 20 ग्राम घुल रही है, तो 20 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है? तो ये विलेयता है ना? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों मैंने बता दिए थे। ठीक है ना? विलयन की वे विलयन जिसमें क्या होगा, पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। जिसमें क्या होगा, कुछ मात्रा घोली जा सकती है, पूरा नहीं घोला जा सकता, कुछ मात्रा घोली जा सकती है ना, घोली हुई हो जा सके, माने जिसमें थोड़ा गुंजाइश हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। चलो ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आता भी है कि ठोसों की विलेयता, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? जो इसकी ठोस है, ठोस पदार्थ है, उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो जैसे विलेय और विलायक की प्रकृति है, ठीक है, इनकी प्रकृति हो गई, ताप का प्रभाव हो गया और दाब का प्रभाव हो गया। इन चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से? तो पहला इसमें यदि कारक देखेंगे, विलेय और विलायक की प्रकृति। हम जानते भी हैं कि विलेय और विलायक क्या है। देखो, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है ना? और दूसरा होता है विलायक, जो अधिक मात्रा में होता है। और इन दोनों से मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं विलयन, है ना? वो क्या होता है बेटा, विलयन। तो ये विलयन हुआ, एक तो विलेय और दूसरा विलायक, इन दोनों से मिलकर के क्या हुआ, विलयन होना। इनकी प्रकृति को देखेंगे, इनकी प्रकृति के आधार पर उनकी विलेयता प्रभावित होती है। हमने कहा 10 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना? 10 ग्राम प्रति लीटर। तो 10 ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ कि एक पदार्थ जो है 10 ग्राम घुल रहा है 1 लीटर में, ठीक है? लेकिन यदि इनके क्या है, इनकी प्रकृति अलग-अलग हो सकती है। जैसे देखो, ध्रुवीय पदार्थ है, मान लीजिए क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है। मैंने पहले ही बताया था ध्रुवीय पदार्थ कौन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिया, HCl लिया। देखो ये HCl है बेटा, ध्रुवीय पदार्थ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है ना? अब ध्रुवीय पदार्थ में क्या है, यदि हम दूसरे ध्रुवीय पदार्थ को ध्रुवीय पदार्थ में ही घोलते हैं, एक ध्रुवीय पदार्थ है और उसको हम किस में घोलते हैं, ध्रुवीय पदार्थ में घोलते हैं। देखो, ये है ना ध्रुवीय पदार्थ है और दूसरा है ध्रुवीय विलायकों में। देखो दूसरा क्या है, इसमें ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा, और जो अध्रुवीय पदार्थ होगा वो अध्रुवीय पदार्थ में घुल जाते हैं। तो इसमें देखिए ध्रुवीय पदार्थ कौन से हो गए, जिनमें 2 ध्रुव बनने की संभावनाएं होती है। जैसे सपोज हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, H और Cl के बीच क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक H है और एक Cl है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है,
ये ठीक बीच में होते हैं, है ना? यदि हम इसमें देखें तो ध्रुवीय कौन किस प्रकार से गुण बनेगा? देखो ये जो क्लोरीन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किसकी तुलना में? ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इस तरफ खिसक जाते हैं। किस तरफ खिसकते हैं? इस तरफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये H पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ यदि देखेंगे तो ये Cl नेगेटिव आएगा क्योंकि इसने क्या कर दिया? अपनी ओर खींच लिया इन इलेक्ट्रॉनों को। पूरा नहीं खींचा है, अपनी तरफ खींचा और 2 ध्रुव बन गए बेटा इससे। क्या बने? 2 ध्रुव बन गए देखो। ये कौन-कौन से ध्रुव बन गए? ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला, है ना? 2 ध्रुव बन गए। तो यदि क्या है? यदि हम इसको ये ध्रुवीय पदार्थ है, ये ध्रुवीय पदार्थ है और यदि हम दूसरा भी ध्रुवीय पदार्थ लेते हैं H2O, है ना? क्या लेते हैं? H2O इस टाइप से H2O होता है ना? यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आएँगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आएँगे। तो ये कैसा पदार्थ है? अध्रुवीय ध्रुवीय है और ये भी क्या है? ध्रुवीय है। तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे उनकी विलीयता प्रभावित होगी। जबकि दूसरा भी कह रहा है कि जो अध्रुवीय पदार्थ है, वो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक है ना? अध्रुवीय पदार्थ जैसे सपोज हम बेंजीन लें, तो बेंजीन क्या हमारे पास? अध्रुवीय, ठीक है ना? अब बेंजीन है और यदि हम क्या करते हैं सपोज इसमें क्या किसको बोले बेंजीन को? पेट्रोल बोल लेते हैं। पेट्रोल भी क्या है? अध्रुवीय पदार्थ है ना? तो पेट्रोल को बोलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आसानी से घुल जाते हैं। तो यहाँ पर एक नेचर देखना पड़ेगा, क्या पदार्थ ध्रुवीय है दोनों, पोलर्स हैं या नॉन पोलर, तो उसके आधार पर हम इनको कह सकते हैं। जैसे देखो बेटा इसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड ध्रुवीय पदार्थ है और ध्रुवीय विलायक जैसे क्या है? जल में घुल जाते हैं। जबकि अध्रुवीय जो पदार्थ होंगे जैसे नैप्थलीन, नैप्थलीन देखा होगा आप लोगों ने, इसको हम कपूर भी कहते हैं बेटा। घरों में नैप्थलीन की गोलियां, जो कपूर की गोलियां होती है उसको नैप्थलीन कहा जाता है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है नैप्थलीन का, वो इस प्रकार से होता है। बेंजीन रिंग 2 ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये है नैप्थलीन, ठीक है ना? नैप्थलीन अध्रुवीय बेंजीन में घुल जाता है। यदि माना नैप्थलीन को हम किस में बोल सकते हैं? बेंजीन में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि यदि दोनों पदार्थ क्या हैं? ध्रुवीय हैं तो आसानी से घुल जाएंगे, अध्रुवीय हैं तो वो क्या होंगे? आसानी से घुल जाएंगे। तो उनकी प्रकृति पर क्या है? निर्भर कर रहा है। हम देख रहे हैं विलेय क्या है? ध्रुवीय है। विलायक भी क्या है? ध्रुवीय है। तो क्या हो जाएंगे? आसानी से घुल जाएंगे। तो ये क्या करेगा? विलेयता को प्रभावित करने वाले पहला कारक कौन सा है? विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा यदि देखेंगे, इसमें कुछ कह रहा है देखो, कुछ अध्रुवीय पदार्थ है, कुछ ऐसे अध्रुवीय पदार्थ हैं जैसे शर्करा हो गया। शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। शर्करा, शर्करा का फॉर्मूला बताना है। C12H22O11। बिल्कुल सही कहा बेटा, है ना? सी, इसको कहते हैं C12H22O11। ये शर्करा भी कहते हैं इसको, सुक्रोज भी कहते हैं और चीनी भी हम कहते हैं, है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। ग्लूकोज, जल्दी बताओ बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला। सर C6H12O7। C6H12O6। उसके बाद अल्कोहल, कोई एक अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। चलो एथिल अल्कोहल बताओ। CH3OH। ये एथिल अल्कोहल होता है बेटा। CH3, C2H5OH। हाँ हाँ, C2H5OH, यानी कि हम कह सकते हैं 5OH। हाँ C2H5OH या CH3CH2OH, है ना? ये है बेटा एथिल अल्कोहल। ये देखो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहाँ पर, ध्यान रखना कि कुछ अध्रुवीय पदार्थ और कौन कौन से हैं? जैसे शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया और अल्कोहल, ध्रुवीय जल में हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं। देखो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अध्रुवीय पदार्थ हैं। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो जल क्या है? ध्रुवीय है।
लेकिन ये इसमें घुल जाते हैं। तो कारण क्या है? उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो जाते हैं? ये तीनों क्या है? H2O में घुल जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शर्करा अध्रुवीय पदार्थ है, फिर भी वह जल में घुलनशील है। क्यों? तो हम कह सकते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, शर्करा और ग्लूकोज दोनों जल में घुलनशील है और उसका कारण क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, है ना? ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये दोनों घुल जाते हैं। देखो बेटा, अब उसके बाद है दूसरा, एक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव भी क्या करता है? जो विलीयता को प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सपोज हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, है ना? और हम क्या करें, एक बर्तन में पानी ले रखा है और उसमें नमक घोल रहे हैं, ये चीनी घोल रहे हैं। चीनी आप लोगों ने जनरली घोलते हुए देखा, है ना? चीनी जिसको हम कहते हैं C12H22O11, ये हमारे पास चीनी है ना, इसको घोल रहे हैं। घोलने से क्या होगा बेटा? एक समय ऐसा आएगा कि जब हमने 10 ग्राम या 50 ग्राम हमने घोला और 50 ग्राम के बाद चीनी घुलना बंद हो जाए। अब चीनी घुल नहीं रही है ना? चीनी के कण नीचे रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम इसको ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं? ताप देते हैं। तो इस ताप देने से क्या होगा? ये चीनी की मात्रा अधिक घुलने लगेगी। तो विलेयता क्या हो रही? ताप बढ़ाने पर क्या हो रही? यदि हमने ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो रही है? बढ़ रही है, ज्यादा घुल रही है। ठीक है ना? ये क्या हो रही है? ज्यादा घुल रही। तो इसको हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होगी? विलेयता। देखिए देखो, साधारणतः ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं? विलेयता बढ़ती है। ये हमारे पास जनरल एजम्पशन है कि यदि हमने ताप बढ़ाया तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? ताप बढ़ाने पर क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। अब यदि हम दूसरा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं। ठीक है ना? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया है हमारे पास। एक क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और दूसरी कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? दो अभिक्रिया है। इनके लिए ला-सातिली के नियमानुसार होता है। तो ला-सातिली का नियम क्या होता है? देखो यहाँ पर यदि हम ला-सातिली का नियम देखेंगे तो साम्य अवस्था पर, कौन सी अवस्था बेटा? साम्य अवस्था पर। किसी को मालूम है ला-सातिली का नियम? कोई जानता बेटा? ला-सातिली का नियम जानता है कोई? ली चैटेलियरी प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। किसी को मालूम? चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ला-सातिले के नियम अनुसार यदि देखेंगे तो यदि हम क्या करते हैं, ये ला-सातिले क्या कहता है कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था कैसे होती है? जिसमें साम्य अवस्था किसे कहते हैं? जहां पर अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। ये समझ रहे होंगे आप लोग। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना? ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके जो ए से बी बनने की जो दर है, वो क्या है? बी से ए बनने की दर के बराबर है। ये दोनों दर बराबर है। ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। ये दोनों कैसे चल रही है? बराबर पोजीशन पे चल रही है ना? ए से बी बन रहा है उतनी मात्रा में बी से ए बन रहा है और इनके बीच क्या आ गया? साम्य आ गया। ठीक है ना? तो ये कहता है कि इस अवस्था पर, ये अवस्था है जहां अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर है ना? साम्य अवस्था पर ताप, दाब और सांद्रण, तीन चीजें बेटा, ताप, दाब और सांद्रण। ये कहता है कि यदि साम्य अवस्था है और उस पर ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन किया जाए, मान लीजिए हमने क्या किया है, इसमें परिवर्तन किया, ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन उस दिशा को जाएगा जहां इनका प्रभाव कम हो।
जैसे हमने ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप कम हो। हमने ताप को क्या किया, बढ़ाया, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप कम होगा। यदि हमने दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां दाब कम होगा। ठीक है ना। यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा जाएगी जहां सांद्रता कम होगी। ये है बेटा ला-सातिलेख नियम। ला-सातिलेख ने क्या कहा कि यदि हम साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन करेंगे तो साम्य ऐसी दिशा को जाएगी जो किए गए परिवर्तन है उसका प्रभाव कम। ठीक है ना, जो किए गए हमारे पास परिवर्तन है उसका प्रभाव क्या हो, कम, ऐसी दिशा में जाएगी सब। ठीक है, यदि हम ताप को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो अभिक्रिया उस दिशा को जाएगी जहां ताप अधिक हो। उल्टा, जस्ट अपोजिट, है ना। ये देखो, ये ला-सातिलेख का नियम था। सबकी समझ में आ गया होगा? सबकी समझ में आ गया या नहीं आया? आज दीक्षा भी जुड़ी है। दीक्षा की समझ में आया बेटा? दीक्षा है या शिक्षा है? कौन है बेटा? दीक्षा है, शिक्षा है? जुड़े कौन है? दिव्या समझ में आया बेटा? यस सर। शिक्षा? यस सर। अच्छा, शिक्षा जुड़ी है। कृष्णा? यस सर। कुसुम? सॉरी, कुसुम नहीं, ये तो वो है, क्या कहते हैं इसका नाम, प्रियांशी? समझ में आया बेटा? यस सर। राहुल? यस सर। ये आ गया समझ में? साहिल? साहिल आया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। सुषमा? यस सर। केशव आया बेटा समझ में? केशव रतुड़ी? जी सर। वंदना? यस सर। अभिषेक नाथ? अभिषेक नाथ समझ में आया बेटा या नहीं आया? चलो, ये चेक करता हूँ कि आप सो तो नहीं रहे। चलो, अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमने ऐसा समझा इसको, ला-सातिलेख ने क्या कहा कि जो हमने प्रभाव किए, ताप दाब सांद्रण में कोई प्रभाव किया, उसका प्रभाव कम हो जाए। ठीक है। काजल समझ में आया बेटा? काजल? काजल ने तो अभी ज्वाइन किया, कैसे समझ में आएगा, है ना। तो देखो, अब हमारे पास देखो, ये कहता है एक तो है ऊष्मा शोषी, दो प्रकार की अभिक्रिया, और एक है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये जानते होंगे आप लोग। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, कोई बता सकता है? सर वह अभिक्रिया से जो ऊष्मा को अभी ग्रहण कर ले, जो ऊष्मा को ग्रहण करती, कब करती ग्रहण? मान लीजिए हमने कहा वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को ग्रहण करती है ना, कब करेगी ग्रहण ऊष्मा? और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होगी, जो ऊष्मा निकालती होगी, कब निकालेगी ऊष्मा? देखो बेटा, ये हमने एक बोलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे? देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। वह अभिक्रिया जो उत्पाद का निर्माण के साथ ऊष्मा का अवशोषण हो, या ऊष्मा का क्या कर रहा हो, अवशोषण कर रहा हो। यानी कि उत्पाद निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही हो। हमें ये बनाना है, ए से बी बनाना है, और हमें इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है,
तो ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिकारक के निर्माण के लिए यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन यदि क्या होता है, ए से बी बन रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकल रही हो। यहाँ पर ऊष्मा भी निकल रही, उत्पाद निर्माण भी हो रहा है और ऊष्मा भी निकल रही है, तो वो अभिक्रिया कहलाती ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखा होगा आपने, चूने को हमने पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? जैसे पानी में हम क्या करते हैं, पानी में हम चीनी को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे पानी क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो पानी कैसे हो जाता है? थोड़ा और ठंडा हो जाता है। तो इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे घुलेगा तो ये जो पानी की थोड़ी सी गर्मी होती है ना, पानी में जो गर्मी होती है उसको घुलने में प्रयुक्त कर देता है और पानी क्या हो जाता है? थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसलिए क्या होगा, ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें, है ना। तो ला-सातिले के अनुसार क्या होगा, अब ताप का प्रभाव कैसे होगा? जो तो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकल रही, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है, ताप क्या है? अधिक है। कैसे? ताप क्या है? अधिक है। तो ये अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां क्या होगा? ताप कम होगा, है ना। ये यदि ताप अधिक है तो ला-सातिले ने क्या कहा, यदि ताप अधिक है तो कहां जाएगी? उस तरफ अभिक्रिया होगी जहां ताप कम होगा। तो ताप कम इस तरफ है, तो इसे बैकवर्ड जाना चाहिए। या हम इसको क्या करेंगे, जो ऊर्जा निकली है, इस ऊर्जा को यदि हम क्या करें, ठंडे बर्तन में रख लें, पानी में रख लें, है ना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले ट्यूब को, तो ये क्या होगा? अधिक मात्रा में बने, क्योंकि ऊर्जा क्या होगा, पानी इसको अवशोषित कर लेगा, ठंडा पानी इस ऊर्जा को, और ये अभिक्रिया और तीव्र गति से होगी। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है कि वो अभिक्रिया किस प्रकार से हो। यदि मान लीजिए जैसे ये ठंडा हो रहा है तो ये ज्यादा मात्रा में, थोड़ा हम गर्म करेंगे तो और घुलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ला-सातिले के अनुसार होता है ना। ला-सातिले के अनुसार क्या होगा, ये ताप बढ़ने पर विलीयता को दिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास दूसरा कारक है ताप। तीसरा है दाब। दाब किस प्रकार से होता है बेटा? देखो, ठोसों में वैसे, ठोस को देखा होगा आप लोगों ने, ठोस तो दबते ही नहीं, है ना। ठोसों को यदि हम क्या करते हैं, एक पीस ले ठोस का और इसको प्रेस करना चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है प्रेस होना, है ना। दबना ही प्रेस, माने यदि हम इसको दबाना चाहेंगे भी तो नहीं दब सकता है, ठीक है ना, बहुत कम चांसेस होती है। तो इसमें ताप का प्रभाव का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ठोसों का द्रवों की में विलीयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखेंगे, क्योंकि ठोस द्रव दोनों ही क्या होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इन पर ज्यादा प्रभाव ताप का नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दाब है, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो गैसों में देखते हैं। गैसों के विलयनों में, जो गैस है, गैसों के विलयनों में, जो गैसों के द्रवों में विलयन, है ना, इसमें विलयनता देखते हैं। देखो बेटे, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने गैस लिया, कोई गैस ली, है ना, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। उसको हमने क्या लिया, गैस लिया और उसको हमने क्या किया, पानी में डाला। देखो पानी में डालते हैं तो इसकी विलीयता को देखेंगे, विलीयता कैसे, ठीक है ना। तो ये कहता है कि निश्चित ताप पर क्या होगा, किसी गैस अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में निश्चित मात्रा में घुल जाती है। मान लीजिए हमने कोई गैस ली और उस गैस की क्या है, अधिकतम मात्रा जो क्या हो रही है, विलायक में घुल रही है, निश्चित मात्रा, है ना। तो इससे क्या कहा जाता है, किसी द्रव में गैसों की विलीयता को अवशोषण गुणांक कहते हैं। ये क्या है, इसका अवशोषण गुणांक। मान लीजिए हमने कहा
कि 2 सीसी इसमें घुल गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, गैस इसमें घुल गई, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या है, अवशोषण गुणांक, है ना, कि कितनी मात्रा में वो अवशोषित कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये अवशोषण गुणांक के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि कितनी मात्रा उसमें घुल जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अवशोषण गुणांक, कितनी अधिक मात्रा में उसमें, तो विलेयता कहलाएगी उसकी, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गैसों का यदि हम देखेंगे, द्रवों में जो विलेयता है वो क्या होती है, उसकी अवशोषण गुणांक होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हम और घोल सकते हैं, यदि हम दाब का प्रभाव डालेंगे तो और मात्रा में घुल सकती है। चलो दूसरा नंबर, अब देखो अवशोषण गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन ये होती है बेटा कि अवशोषण गुणांक किसे कह सकते हैं, ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, एक तो क्या है, निश्चित ताप है, किसी निश्चित ताप पर, एवं दूसरे क्या है, एक वायुमंडलीय दाब पर। दो चीजें हैं, एक तो निश्चित ताप है और दूसरा क्या है, एक वायुमंडलीय दाब। एक क्या है, निश्चित तो ताप है हमारे पास, निश्चित ताप है, और दूसरा क्या है इसमें, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब है, दो चीजें हैं, है ना। विलायक की इकाई आयतन में, मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर है, इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर, विलायक हमारे पास 1 लीटर पानी, ठीक है ना। ये देखो बेटा, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैसों के गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। निश्चित ताप होना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और उसमें क्या होगा, जो विलायक क्या होगा, इकाई आयतन में होना चाहिए। इसमें जो घुली हुई सामान्य ताप है ना, सामान्य ताप पर देखो, ताप और दाब पर यदि हम सामान्य ताप और दाब पर देखेंगे कितनी मात्रा इसमें घुली है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। यदि हम क्या करेंगे, सामान्य ताप यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे कितनी मात्रा उसमें घुली हुई है, कितनी मात्रा क्या घुली है, विलेय घुला हुआ है, गैस घुली हुई, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर गैस की बात कर रहे हैं, है ना, गैस घुली हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। और अवशोषण गुणांक V नोट अपॉन PV के बराबर। V नोट, V क्या होगा बेटा, यहाँ पर आयतन होता है, और V नोट क्या होगा, गैसों, देखो गैसों का घुला हुआ आयतन, देखो ये गैसों का घुला हुआ आयतन है ना, और यहाँ पर देखो P क्या है, आंशिक दाब है। देखो एक कितनी मात्रा घुली हुई है, ये V नोट हो गया, है ना, P क्या हो गया, आंशिक दाब हो गया, V क्या हो गया उसमें, आयतन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक, यानी कि अवशोषण गुणांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नोट अपॉन PV के बराबर हो जाएगा। तो ये है अवशोषण गुणांक किसका, गैसों का, गैसों का के द्रवों में के विलयन में। तो इस प्रकार से हम अवशोषण गुणांक के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है बेटा, देखो गैसों की द्रव में विलीयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, अलग अलग कारक, जैसे हमने ठोसों की द्रवों में विलीयता देखा, ठोस को जो है हमने द्रव में घोला था, द्रव में, तो उसकी विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, विलायक और विलेय की प्रकृति थी, ऐसे तो पढ़ा था हमने, विलेय और विलायक। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको, ये है कौन सा वाला, ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। कौन कौन से थे, पहले था हमारे पास विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा था ताप का प्रभाव, और तीसरा था हमारे पास दाब का प्रभाव, ठीक है ना। अब यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें गैस है, देखो पहले वाले में तो हमने ठोस को घोला हुआ था, किसमें, द्रव में, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, वो अलग है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि गैस को घोल रहे हैं द्रव में, एक गैस ली हमने और उसको किस में घोला, द्रव में, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो एक तो है गैस की प्रकृति, जो गैस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, H2 हो सकती है, हीलियम हो सकती है, और गैसी हो, है ना, इनकी प्रकृति देखनी। फिर उसके बाद जिसमें हम बोल रहे हैं द्रव की प्रकृति, यानी कि H2O हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, C6H6 हो सकता है ना। तो एक तो हमारे पास गैस की प्रकृति क्या है, द्रव की प्रकृति क्या है जिसमें हम घोल रहे हैं उसको,
और दाब का प्रभाव क्या होगा, ताप का क्या प्रभाव होगा। एक जनरल चीज है बेटा, सामान्य चीज है कि जब भी हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर जो गैस होता है उनकी विलेयता क्या होती होगी, कम होती होगी या अधिक होती, विलेयता अधिक हो जाए। अधिक विलेय हो जाएंगे उसमें। जैसे माना हम क्या करते हैं, पानी में हमने पानी लिया और इसमें गैस घोलनी है हमने, लेकिन हम ताप बढ़ा रहे हैं इसमें। ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता क्या होगी बेटा, गैस की विलेय कम हो जाएगी। अधिक। अधिक और कम, इन दोनों में हम कंफ्यूजन हो गए, है ना। अधिक होगी, और ठोस है और इसको हम पानी में घोल रहे हैं, तो इसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी या कम होगी। देखो ये दो चीजें हैं बेटा। अधिक। हाँ, यहाँ ध्यान रखो, जो ठोस को यदि हम घोलते हैं बेटा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ताप देंगे तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन द्रव की कंडीशन में कम होगी, क्योंकि गैसें क्या हो जाती है, जैसे ताप देते तो देखे होंगे आप लोगों ने, बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है ना। जो गैसें इसमें घुली होंगी वो क्या आ जाएंगे, वायुमंडल में आ जाएंगे। तभी तो देखा होगा आप लोगों ने, गर्म पानी, अत्यधिक गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाती है, निकल जाती है। जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई थी, हमने ताप बढ़ाया तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है ना। गैसों की कंडीशन में अलग है और ठोसों की कंडीशन में अलग है। यदि हम यहाँ ताप बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा घुल जाएगा, नमक ज्यादा घुलेगा, चीनी ज्यादा घुलेगी, ठीक है ना। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, गैसों की कंडीशन में देखते हैं, तो गैसों की कंडीशन में जैसे ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपेयर करना बहुत जरूरी था इसको, ठीक है ना। ठोस की कंडीशन में अलग है और द्रव की कंडीशन में अलग है। चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं बेटा, है ना। पहले देखते हैं गैसों की प्रकृति, ठीक है। गैस की प्रकृति किस प्रकार, देखो हमने ये पढ़ रहे हैं हम इस समय, गैस की द्रव में विलीयता। कोई गैस है और उसको हम क्या कर रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, ये द्रव है बेटा। इसमें हमने क्या किया, इसको घोल रहे हैं, तो इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों द्वारा इसकी विलीयता प्रभावित होगी, गैस की विलीयता प्रभावित होगी, ज्यादा घुलना, कम घुलना, ये है प्रकृति इसकी, गैसों की और द्रवों की। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इसमें, इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पहले हमारे पास है गैस की प्रकृति, जिस गैस को हम घोल रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी, माना कोई गैस हमारे पास है और उसको हम पानी में घोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ये जानेंगे ये गैस की प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है ना। तो देखो जो गैसें क्या होती हैं, विलायक से अधिक क्रिया करके यौगिक बनाती हैं। मान लीजिए इसने विलायक से क्रिया कर ली, कोई गैस है हमारे पास, मान लीजिए हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसने यदि पानी से अभिक्रिया कर ले, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, H3 H2CO3 बना दे, मान लीजिए, ठीक है ना। और ये क्रिया कर रही है इससे, तो ये क्या होगी, ज्यादा घुलनशील होगी। देखो ये कह रहा है ना, जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं या विलायक में आयनीकृत हो जाती हैं, आयनीकृत का मतलब जैसे सपोज हमने क्या लिया, HCl लिया, HCl गैस के फॉर्म में भी रहता है ना, द्रव में तो रहता ही है, गैस के फॉर्म में भी रहता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया गैस के फॉर्म में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है, H+ और Cl- बना रहा है, आयन बना रहा है, या तो क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है उससे, क्रिया कर रहा है, देखो यौगिक बना रहा है, या विलायक में क्या हो रहा है, आयनीकृत हो रहा है। वे क्या होते हैं, वे विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो क्रिया कर देता है, जैसे अमोनिया है, ये इसका नाम क्या बेटा, NH3 का नाम क्या है, NH3 को क्या कहते होंगे साहिल बेटा, सर अमोनिया। हाँ बिल्कुल अमोनिया। और इसको यदि हम पानी के साथ मिलाएंगे तो ये पानी से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, बताओ जल्दी बताओ, पानी से क्रिया अमोनिया नहीं करेगा सर।
नहीं नहीं, अमोनिया तो कहाँ निकल रही, मैं ये कह रहा हूँ अमोनिया जो है पानी से क्रिया करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर। क्या बनाएगा, सर करेगा। क्या बनाएगा, क्या है ये? इसका नाम कोई बता सकता है? NH4OH का, इसका नाम तो अमोनिया है। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गुड, बहुत बढ़िया। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अमोनिया क्या करती है, जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका मतलब अमोनिया जल में ज्यादा घुलनशील है। अमोनिया गैस जो है क्या होगी? जल में घुलनशील है, क्योंकि ये अभिक्रिया कर रही है ना। HCl गैस देखोगे, HCl गैस क्या हो रही है? आयनीकृत हो रही है, ये आयन बना रहे हैं, H+ और Cl- बना रहे हैं, तो ये भी ज्यादा घुलनशील होगी। ठीक है, जो क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे और आयन बनाएंगे, वो क्या होंगे? अधिक घुलनशील होंगे। और उसका उदाहरण है हमारे पास अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आदि गैसें क्या होती है? जल में घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है। क्योंकि ये सारी गैसें क्या होती हैं? देखोगे ये तो क्या कर रही है? एक तो क्रिया कर रही है और दूसरा क्या बना रही है? आयन बना रही है, आयनीकृत हो रही है। इसके कारण क्या है? ये ज्यादा घुलनशील है। कौन? ये वाली गैसें। अच्छा, दूसरा इसमें कहता है कि जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती, द्रव में कम घुलनशील होती हैं। कुछ ऐसे होंगे जो क्रिया नहीं करती, जो क्या नहीं कर रही हैं? क्रिया नहीं करती, क्रिया नहीं करती। जो तो क्रिया करेंगे और आयन बनाएंगे वो अधिक क्रियाशील, अधिक घुलनशील हो जाएंगे, अधिक घुलनशील हो जाएंगे। और जो क्रिया नहीं करती हैं वो घुलनशील कम होती हैं, यानी कि उनकी विलेयता कम होती है। तो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ कि जो तो क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं और आयन बना रहे हैं, उनकी विलेयता अधिक है। जो क्रिया नहीं कर रहे हैं उनकी विलेयता कम हो जाएगी। और उसका एग्जाम्पल कौन से है? देखो, हाइड्रोजन गैस, ये किसके साथ? द्रव के साथ क्रिया नहीं करती और ना आयन बनाती है, दोनों दशा में। ऑक्सीजन है, इसलिए तो ऑक्सीजन पानी में कम घुलती है। कारण क्या है? न तो क्रिया करती है और ना क्या बनाती है, ना तो क्रिया करेगी ना आयन बनाती है। नाइट्रोजन है, ये भी कम घुलनशील है, घुलनशील है लेकिन कम है ना। तो उसका कारण क्या है? ना तो आयन बना रही है ना क्रिया कर रही है। ठीक है, तो दूसरा ही कैसे पूछा जाता है, इससे प्रश्न है ना, ये ध्यान रखिएगा। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वे गैसें अधिक विलीय होती हैं। या तो अवशोषण गुणांक अधिक है तो गैसें क्या होंगी? अधिक घुलनशील होंगी। तो ये है बेटा, पहले हमने गैसों की प्रकृति देखी। यदि गैस क्या है? आयन बना रहे हो, ये क्रिया कर रहे हो तो घुलनशील ज्यादा हो जाएंगी। ये क्रिया नहीं कर रहे हो तो कम घुलनशील होंगी। तीसरा पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण है, अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो गैसें अधिक विलीय होंगी। ठीक है, अब ये तो था विलय की प्रकृति। अब विलायक की प्रकृति देखो, जिसमें हम घोल रहे हैं। विलायक माने अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास विलायक यदि देखेंगे तो एक सार्वभौमिक विलायक है H2O। ठीक है, सबसे अच्छा विलायक माना जाता है ना। सब चीजें लगभग घुल जाती है। वैसे विलायक बहुत सारे हैं, एथेनॉल है, अल्कोहल जो होते हैं सारे के सारे विलायक अच्छे विलायक माने जाते हैं। बेंजीन है C6H6, अच्छा विलायक बोला जाता है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, यानी कि हमारे पास मिट्टी का तेल भी विलायक होता है। देखो, कोई दाग या कहीं पे लग जाता है तो हम मिट्टी तेल से उसे निकाल लेते हैं, चलो भाई मिट्टी तेल लगाओ, उससे निकल जाएगा।
क्योंकि पेंट लग गया तो उसको निकाल सकते हैं, मिट्टी तेल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो घोल देता हो वो क्या कहलाता है, विलायक, है ना। तो देखो ये विलायक है, जिसमें विलय हो जाता है। तो ये कहता है विलायक की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। यदि मान लीजिए ध्रुवीय गैस ली हमने और ध्रुवीय क्या है हमारे पास, विलायक, तो उसमें क्या होगा, अधिक घुलनशील होगी। कौन घुलनशील होगी? देखो ध्रुवीय गैसें क्या होंगी, ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होंगी। वह अध्रुवीय विलायक जो होंगे, अध्रुवीय विलायकों में कम। यदि हमने ध्रुवीय गैसें ली तो ध्रुवीय विलायकों में तो अधिक घुलेगी, लेकिन जो अध्रुवीय विलायक होंगे उनमें क्या होगी, कम। जैसे इसका एग्जांपल कह रहा है HCl और NH3 ध्रुवीय गैसें। देखो हमारे पास क्या है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा NH3। ये कैसे हैं बेटा दोनों? ध्रुवीय। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, दोनों ध्रुवीय है ना। ये क्या होंगे, ये दोनों गैसें क्या होंगे, H2 में आसानी से घुलनशील है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में कम। यदि हम इसको बेंजीन में डाल दें तो इनमें क्या होगा, ये कम होगा। C6H6 में डाल देंगे तो क्या होगा, कम घुलनशील होंगे, ठीक है ना। तो ये है बेटा इसके विलायक की प्रकृति। तीसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ठोसों की तुलना में द्रवों में अलग, जो ठोस होते हैं उसकी तुलना में इनमें अलग होता है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ताप का प्रभाव, क्योंकि यही हेनरी का नियम शुरू हो जाता है ना। यदि हम ताप का प्रभाव देखें, ताप का प्रभाव किस प्रकार से गैसों, ये ध्यान रखिएगा, मेन है हम क्या कर रहे हैं, कोई ठोस ले रहे हैं और इसको घोल रहे हैं, इसको विलय कर रहे हैं, तो ठोसों की विलयता होगा, ठीक है ना। और जब हम गैस को ले रहे हो और इसको घोल रहे हो, इसकी दशा में कौन कौन सी कंडीशंस आ रही है हमारे पास, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, ये अलग है और ये अलग है। जब हम ठोस को पानी में घोल रहे होंगे वो कहानी अलग है, जब हम किसी गैस को पानी में घोल रहे होंगे तो वो कहानी अलग हो जाती है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, ठोस की विलयता अलग हो जाती है और गैस की विलयता अलग हो जाती है ना। इसमें कंफ्यूज होता है बार बार। देखो बेटा ये कहता है कि जब किसी भी गैस को द्रव में घोला जाता है, मान लीजिए हमने द्रव में घोला जाता है, तो ऊष्मा मुक्त होती है, क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। अतः गैसों की द्रव में विलयता ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ये कहते हैं कि जैसे हम क्या करें, मान लीजिए हमने पानी लिया और पानी में हम कोई गैस घोल रहे हैं, कोई गैस, चूना, हाँ चूना बोलते हैं सर। चूना पानी में घोलते हैं, जो चूना उसे दीवारों में लगाने के उसमें उष्मा निकलती है। हाँ चलो थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, ऐसी दशाओं में तुमने उदाहरण ठीक दिया, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, देखो चूने को, जो हम चूना डालते हैं ना, चूने को हम क्या करते हैं, चूना हमने किस में डाला, पानी में डाला, देखो पानी में डाला, है ना। तो इस समय हम ठोस को घोल रहे होते हैं पानी में, द्रव में, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि गैस को जब हम क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, अब बताएंगे हम, गैस को हम क्या करेंगे, पानी में, चूने को पानी में घोलते हैं तो वो तो हमें दिख जाता है, बहुत आसानी से दिखता है, पानी गर्म हो जाता है, राइट, ये सही एग्जाम्पल। लेकिन वो है ठोसों की विलयता, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गैस की विलयता पढ़ रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल ठीक था, लेकिन वो कहाँ देना है आपको, जब हम ठोसों की विलयता को बता रहे होंगे, ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि चूना क्या है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गैस को पानी में घोल रहे हैं, ये दूसरा काम हम कर रहे हैं, है ना। तो ये कहता है देखो कि जब हम गैस को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो पानी में घुलने पर क्या होगी, ये ऊष्मा निकलती है, यहाँ भी वही कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा निकल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये याद रखना आपको कि गैस को जब हम द्रव में घोलेंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगी, ठीक है ना, और इसलिए क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ये कहता है स्थिर दाब, अब क्या करना हमने,
दाब को स्थिर करना, दाब घटाना बढ़ाना नहीं। और ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। गलती से हमने क्या कर दिया, इसमें ताप बढ़ा, ताप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस घुल रही थी इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, विलेयता घटेगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ताप बढ़ाने पर क्या होगी, विलेयता घटेगी। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अपवाद होता है, अपवाद में इस नियम को पालन नहीं करता। हमने कहा ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, कम होगी, कम घुलेगा भाई, है ना, यही तो कहा, ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता कम होगी। लेकिन ये कह रहा है देखो कि कुछ गैसें जैसे H2, क्या है, H2 है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम, दो गैसें ऐसी भी हैं जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये अपवाद है। सारी गैसें क्या होती है, जितनी भी हमारे पास गैस है, जैसे हम इसको घोलेंगे तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को यदि हम पानी में घोलें और हीलियम को यदि हम पानी में घोलें तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पर तो ऊष्मा निकल रही थी, यहाँ क्या हो रही है, अवशोषित हो रही। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों कैसे, हाइड्रोजन और हीलियम को घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी गैसें क्या होंगी, विलेयता ताप बढ़ने पर वृद्धि करती हैं। यदि ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता बढ़ेगी। अब देखो कितनी मजेदार बात, आपने गैसें, हमने कहा, क्या क्वेश्चन था हमारा, हमारा प्रश्न था कि देखो भाई हमने गैस को पानी में घोला, गैस को क्या किया बेटा, हमने पानी में घोला, ये देखो पानी में इसमें घोला। तो हमने जनरल एक अजम्पशन बताया साधारण, कि इसमें गैस क्या होगी, जैसे घुलेगी तो कुछ ऊष्मा इसमें से बाहर निकल जाएगी, है ना, और गैस बाहर निकल जाएगी, यानी कि कैसे अभिक्रिया है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकल रही, गैस निकल रही तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यदि हमने ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनकी विलेयता घट जाएगी, विलेयता घटेगी, ये हमने पढ़ा। लेकिन हुआ क्या, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी क्या है, गैस है। यदि इन दोनों गैसों में से किसी भी गैस को हम द्रव में घोलते हैं, इसको घोले चाहे इसको घोले, तो उससे क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी नहीं, ये क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, यानी कि ऊष्मा का शोषण होगा। और ताप बढ़ाएंगे, यदि हमने ताप बढ़ाया, ताप हमने इंक्रीज किया, तो क्या होगा, उनकी विलेयता बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। किस किस की बढ़ेगी बेटा, दो तत्व हैं ये, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों की विलेयता बढ़ेगी। ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी और बाकी की क्या होगी, घटेगी, घटेगी। ठीक है ना। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं, है ना। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत अधिक होते हैं बेटा, अपवाद बहुत होता है, और यही इसीलिए इंपॉर्टेंट पूछेगा, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि हाइड्रोजन कॉमा हीलियम की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं कि अधिक ताप पर अधिक घुलनशील होगी। लेकिन इसके अलावा अन्य गैसें पूछ ली तो सामान्यतः हम क्या करेंगे, यदि आपसे पूछा गया कि गैसों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिखेंगे गैसों का ताप पर प्रभाव क्या होगा, कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, गैसों के लिए लिखेंगे। लेकिन यदि उसने पूछा हाइड्रोजन और हीलियम में ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। दोनों अपोजिट हो रहे हैं, है ना, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन मत करना। हाइड्रोजन और हीलियम के कंडीशन में विलेयता बढ़ती है और बाकी के कंडीशन में घटती है, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर।
तो ये हो गया। अब देखो अन्य पदार्थ हमारे पास, ठीक है ना, जैसे कह रहा है विलायक में अन्य पदार्थ की विलय उपस्थिति। कोई भी अन्य पदार्थ यदि होता है, मान लीजिए हमने कहा कि इस पानी है, लेकिन पानी में इम्प्योरिटीज बहुत है, बहुत सारे पदार्थ है, काफी पदार्थ है ना, और इन अशुद्धियां बोलो या अन्य कोई पदार्थ बोलो, तो ये क्या कहता है देखो कि यदि विलायक में कोई विद्युत अपघट्य या कार्बनिक पदार्थ आदि अन्य पदार्थ उपस्थित हो तो गैसों की द्रवों में विलीयता घट जाती है। कोई पदार्थ इसमें घुले हुए हैं तो हमने कहा गैसों की विलीयता क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि शुद्ध में हम शुद्ध पानी में क्या करेंगे, शुद्ध पानी का मतलब जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है ना, शुद्ध पानी में किसकी विलीयता ज्यादा होगी, गैसों की विलीयता ज्यादा होगी, है ना। लेकिन यदि उसमें क्या है, तो दुनिया भर की चीजें, कुछ वैद्युत अपघट्य हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, तो वो है, तो उससे क्या होगी, उनकी विलीयता घट जाएगी। तो ये है बेटा, ये हमने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा, है ना। क्योंकि यहाँ पर दाब का प्रभाव, उसके बाद हम दाब का प्रभाव देखेंगे। ये तो था ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखिए दाब का प्रभाव, यहाँ पर हेनरी का नियम शुरू हो जाता है। देखो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलीयता बढ़ती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मान लीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या करते हैं, मान लीजिए सिलेंडर हो या कुछ हो, ठीक है ना, हमने यहाँ पर कोई क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है और इसमें गैस भरी हुई, तो इसको जैसे मान लीजिए आप पिस्टन से दबाते हैं, देखो पिस्टन का मतलब वो दबाने वाला है ना, और इसको ला करके गैसों को यहाँ पर रख दिया, तो इसमें क्या होगा, गैसें अधिक घुलने लग जाएंगी। क्या होंगी, इसमें गैसें अधिक घुलने लगेंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में देखा होगा आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में रहता है, घुला हुआ रहता है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, यदि हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर विलीयता क्या होती थी, ताप बढ़ाने पर विलीयता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। सर घटती है। अरे, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलीयता क्या होती घटती है। बढ़ती है। बढ़ती है। काजल बढ़ते पे है। क्यों बेटा काजल, बढ़ती है, बढ़ती केवल दो की कंडीशन में, एक हाइड्रोजन की कंडीशन में और एक हीलियम की कंडीशन में। हीलियम। हाँ, यदि हमने ताप बढ़ाया तो इन दोनों में बढ़ेगी, लेकिन बाकी में घटेगी, याद रखना है ना। बाकी में केवल हाइड्रोजन और हीलियम की कंडीशन में बढ़ती है और बाकी कंडीशन में घटती है। लेकिन दाब बढ़ाने पर क्या हो रहा है, दाब बढ़ाने, यदि हमने दाब बढ़ाया तो विलीयता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब इसमें यदि देखो बेटा, ये तो नियम था साइंटिस्ट मैंने दाब का, है ना, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलीयता बढ़ती है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो नियम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, गैसों की विलीयता पर दाब के प्रभाव, देखो प्रभाव का मात्रात्मक संबंध, कैसा संबंध, मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। हेनरी ने क्या किया, दाब का प्रभाव देखा, उसने कहा दाब तो डाल रहे हैं, लेकिन कितना दाब डालने पर कितनी मात्रा घुलेगी, ये संबंध किसने दिया, हेनरी ने। कैसे, मात्रात्मक अध्ययन की संबंध बताया इसने, कितनी मात्रा में दबाव डालेंगे और कितनी मात्रा में घुलेगी, ये किसके किसके अनुसार हुआ, ये हेनरी के अनुसार हुआ, है ना। मात्रात्मक जो संबंध दिया ये हेनरी ने दिया, और इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हेनरी का नियम है। चलो इस हेनरी का नियम कल बताता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग जो है